नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। कल टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राजनीति में हो रही उठापटक का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार टीम अब कल फिर से जा रही है, इस यात्रा में जुड़ जाएगी असम से, क्योंकि कल असम और 6 दिनों तक असम में ये यात्रा होगी। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं 22 या 23 तारीख को। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आगे क्या कुछ होगा, हो सकता है कि कुछ राहुल गांधी अपनी रणनीतियों को भी यहां उजागर करें। असम में गुवाहाटी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन गुवाहाटी में शहर में प्रवेश से बिल्कुल मनाही हो गई है सीएम की तरफ से, और कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कर लूंगा और जेल में 2-3 महीने बाद डाल दूंगा, गिरफ्तार कर लूंगा। हालांकि राहुल गांधी के ऊपर, और इस राहुल गांधी के ऊपर नहीं बल्कि इस यात्रा और वहां के संयोजक, असम के संयोजक के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। कल जो कुछ भी जितनी चीजें हो रही हैं, इसकी अगर समीक्षा की जाए इस यात्रा से संबंधित, और दक्षिण में मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे माथा टेकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी समीक्षा की जाए, तो कैसे किया जाए, क्या कुछ आप देखते हैं? ओपनिंग कमेंट आपसे ही चाहता हूं, और यहीं से शायद दिशा बनेगी आज की हमारी चर्चा की भी, और शायद देश के सियासत में जो कुछ हो रहा है उसको और नजदीक से हम देख समझ पाएंगे। गर्ग साहब। राजीव जी, एक जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि राहुल गांधी सबसे बड़े भाजपा शासित राज्य में यात्रा कर रहे हैं, जहां उनकी बीजेपी की 9 सीटें हैं 14 में से, और उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार भी है, और उत्तर पूर्व की ताकत भी है बीजेपी की, वो असम जो है जी। और सबसे ज्यादा आक्रमण जो राहुल गांधी पर किए हैं भारतीय जनता पार्टी में जिस एक व्यक्ति ने, वो हिमंता विश्वा शर्मा है, जो कांग्रेस से गए हैं। मतलब कांग्रेस से जाने वाले ही राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा आक्रामक हैं। आप एक चीज नोट करेंगे कि चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं या ये जो हिमंता विश्वा शर्मा है, जो ये लोग जो नए नए मुल्ला हैं बीजेपी में जो पहुंचे हैं कांग्रेस से, ये ज्यादा ऊंचे स्वरों में बांग दे रहे हैं, ये बताने के लिए कि हम जो आपके बीजेपी के जो पुराने लोग हैं उनके मुकाबले ज्यादा लॉयलिस्ट हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो राहुल गांधी का जो आक्रामक स्वरूप है, आपने भी इतनी यात्रा कवर की है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में आपने कई पड़ाव उनके साथ तय किए हैं, देखे हैं। आप यात्रा के प्रारंभ में भी रहे हैं, आपने कर्नाटक के चुनाव में भी चीजों को देखा है। आपने नोटिस किया होगा राजीव जी कि इतना आक्रामक स्वरूप राहुल गांधी का नहीं देखा होगा आपने। सही ये क्या कारण है? मतलब वो पहली यात्रा में जितने विनम्र दिख रहे थे, जितने डोसाइल थे, जितने सबड्यूड थे, उनकी चाल में भी जो एक फर्क था, उनकी वाणी में जो फर्क था, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में जो फर्क था, वो जो बात कर रहे थे पहली यात्रा में और दूसरी यात्रा में इतना फर्क क्यों हो गया? वो असम में ललकार रहे हैं बीजेपी को, और एक डिसाइसिव तरीके से वो चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री को कि आप बताइए क्या करेंगे मेरे साथ, आप करके बताइए। और की जो 6,700 किलोमीटर यात्रा का जो अब जो बड़ा हिस्सा है, 6,000 के करीब जो है, उसकी टोन सेट कर रहे हैं। वो टोन सेट ये कर रहे हैं कि राहुल गांधी बता रहे हैं कि वो अब आगे क्या करने वाले हैं, और वो बता रहे हैं कि आपको अगर जो भी करना है वो आप कर लीजिए, आप करके दिखाइए। और उनके जो एकमात्र प्रतिनिधि हैं इस पूरे रास्ते में, वो 2 प्रतिनिधि हैं, बड़े प्रतिनिधि, 3 प्रतिनिधि हैं। एक प्रतिनिधि तो उनके जो है वो हिमंता विश्वा शर्मा है, बंगाल में कोई नहीं है उनका प्रतिनिधि,
बिहार में कोई नहीं है, झारखंड में कोई नहीं है, और दूसरे प्रतिनिधि मिलेंगे उनको योगी आदित्यनाथ, और तीसरे उनके प्रतिनिधि मिलेंगे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में। जी। आप देख रहे हैं कि ये 15 राज्यों की जो यात्रा है, 350 सीटों की जो यात्रा है, जो बीजेपी की बैकबोन है पूरी की पूरी, ये बीजेपी को संदेश है उत्तर प्रदेश के लिए कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो चल रहा है, और राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे तब वो क्या करने वाले हैं। जी। ये जो घटना है जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, मैं इसको सबसे, दो घटनाएं महत्वपूर्ण हुई हैं कल और आज में। एक तो आरएलडी के साथ जो 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी का समझौता हुआ, और दूसरा ये कि राम गोपाल यादव ने आज जो ट्वीट किया और उसका विजुअल भी दिखा कि बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में वो कह रहे हैं कि हम गोल के नजदीक हैं कांग्रेस से बातचीत के बाद। और अखिलेश यादव ने का जो आपने अभी विजुअल दिखाया, जी। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में समझौता हो रहा है। कौन कौन से स्टम्बलिंग ब्लॉक थे इंडिया अलायंस के अंदर, जो अवरोध था सीटों के बंटवारे को लेकर, जो सबसे ज्यादा चर्चा में था। एक तो था समाजवादी पार्टी को लेकर, एक था आम आदमी पार्टी को लेकर। ये दोनों के दोनों जो ब्लॉक्स थे वो डिसॉल्व हो गए। सबसे जो आया है वो आया है अखिलेश यादव की तरफ से। और उत्तर प्रदेश में खासकर जब मायावती ने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ने वाली हैं, ऐसे समय जी। ये जो पोस्चरिंग है अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का और आम आदमी पार्टी का, ये आप देखिए ना कि इन तमाम घटनाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी इतनी डर जाती है कि अमित शाह नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर दरवाजा खोलने की बात करते हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब? अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि 400 सीटें आप जीतने वाले हैं, आप इतने मजबूत हैं, एनडीए इतना मजबूत है कि उसको इतना आत्मविश्वास है, आप नीतीश कुमार का बार बार अपमान करते हैं और बार बार दरवाजे बंद करते हैं और खोलते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो ये राहुल गांधी की जो यात्रा है ना, मैं इसको एक व्यक्ति की यात्रा नहीं मानता हूं, मैं इसको विपक्ष की यात्रा मानता हूं। ये राहुल गांधी नहीं है इसमें, ये राहुल गांधी तो सिंबल है। ये जो पूरा विपक्ष इनकी पीठ के पीछे चल रहा है जनता के रूप में, ये सबसे बड़ी ताकत है। और वो जो विपक्ष चल रहा है, उसको विपक्ष को पता है कि ये देश के लिए परिवर्तन का आखिरी मौका है। जी। राजीव जी, मैं आपके दर्शकों के लिए केवल एक बात कहना चाहता हूं। मैं 1974 में जयप्रकाश जी के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेता था। 74 का मतलब है कि आप सोचिए कि 50 साल होने आए। और उनके साथ हवाई जहाज में, उनकी कार में, उनके साथ ट्रेन में, पूरे बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में यात्रा करता था। ऐसी भीड़ जो रास्ते भर रात को खड़ी रहती थी, दिन को खड़ी रहती थी। मैं जयप्रकाश नारायण जी के साथ इनकी तुलना नहीं कर रहा हूँ राहुल गांधी की, क्योंकि जयप्रकाश जी का कद तो बहुत ही अद्भुत कद था और बहुत ऊंचा कद है जिसको कोई छू नहीं सकता, राहुल भी नहीं छू सकते। पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो संकेत देना चाहता हूं, वो ये है कि जनता जब किसी नायक को अपना समर्थन सौंप देती है तो वो इसी तरह से सड़कों पर जमा होती है, और परिवर्तन जो होता है वो इसी तरह से आता है। तो परिवर्तन को जो मैंने 1974 में देखा,
आपको यानी मैं इसलिए मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था कहने में कि उस समय इनकी दादी को हटाने के लिए जयप्रकाश नारायण काम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी जेपी के साथ जुड़ी हुई थी। आज उनका जो पोता है वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए खड़ा हुआ है और जनता उसके साथ है। आप देखिए ना कि जनता का जो मूड है, परिवर्तन है देश में, वो किस कदर, और ये जो जनता है ये नई पीढ़ी की जनता है, 50 साल बाद वाली जनता है। क्योंकि हम लोगों की पीढ़ी तो एक अलग बात है, पर ये जो देख रहे हैं भीड़ में, आप चेहरे देखिए जरा कौन लोग हैं। राहुल गांधी किन लोगों से बात कर रहे हैं। बस में उन्होंने कहा मैं बात कर रहा था, तो वो 4 लोग कौन थे जिनका आपने विजुअल दिखाया कि टेबल पर बैठ के बात कर रहे हैं जी। ये जो परिवर्तन है, क्योंकि जेपी के साथ और राहुल की तुलना केवल एक बात में मैं करना चाहता हूं कि जेपी ने भी कहा था कि उनको सत्ता नहीं चाहिए और राहुल ने भी कहा कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। सत्ता दोनों को नहीं चाहिए और दोनों सत्ताएं बदलने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये बड़ा एक अद्भुत संयोग है और मैं इसमें इस देश के लिए और दुनिया के लिए और पड़ोसी देशों के लिए, तमाम पड़ोसी देशों के लिए और दुनिया के प्रजातांत्रिक मुल्कों के लिए इसको एक बड़ी यात्रा और एक परिवर्तन यात्रा के रूप में देख रहा हूँ। तो इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि ये जो यात्रा है, ये आप देखिए ना कौन लोग हैं जो राहुल गांधी के पास खड़े हुए हैं। तो ये बड़ा अद्भुत क्षण है और ये इतिहास के पन्नों में कैद होने वाला है। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ने कर्नाटक में प्रधानमंत्री के रोड शो कवर किए हैं जी। आप बेंगलोर में उपस्थित थे प्रशांत जी के साथ, जब आप सड़क पर खड़े होकर रोड शो कवर कर रहे थे। आपने भीड़ देखी है वहां की प्रधानमंत्री की। आपने तेलंगाना में भी कवर किया है प्रधानमंत्री की यात्राओं को। प्रधानमंत्री की भीड़ वोट में, मतों में कितनी तब्दील हुई। आप कर्नाटक और तेलंगाना में जो सफाया हुआ है और हिमाचल में जो हुआ है उसको आप छोटा मत मानिए। मैंने जब कहा था 50 सीटें कम हो जाएं, अब आप उन 50 सीटों में, अभी शायद रविकांत जी कह रहे थे, मेरे ख्याल से 25 सीटें, जो मैंने पिछली बार भी कहा था 25 सीटें, कर्नाटक की 4, तेलंगाना की 4, हिमाचल की 33 सीटें तो ये हो गई हैं। अब आप ये जो असम की सीटें हैं ये भी गिन लीजिए, आप आंध्र की सीटें भी गिन लीजिए, और उड़ीसा में जो बड़ी घटना हुई है कि आज इतना बड़ा पुरी के मंदिर का जो परिक्रमा स्थल का जो उद्घाटन हुआ 17 फरवरी को, जिसमें नवीन पटनायक थे और पुरी के शंकराचार्य 17 जनवरी थे। को जी 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 17 जनवरी को 3000 करोड़ रुपए का, 2700 करोड़ रुपए का जो परिक्रमा स्थल बना है, उसमें आपने देखा कि प्रधानमंत्री मौन है उस पूरे के पूरे। न वो उपस्थित थे, न उन्होंने उस पर कोई टिप्पणी की। कोई केंद्रीय नेता नहीं था। उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था कि नहीं मुझे नहीं पता, वो थी नहीं। आप क्या समझते हैं ये जो उड़ीसा में जो हुआ है कि राममय कर रहे हैं और कृष्ण को छोड़ रहे हैं, और बीजेपी को वहां जो 8 सीटें हैं अभी वर्तमान में 21 में से, आप क्या मानते हैं क्या होगा? पूरे मीडिया ने ब्लैकआउट किया जगन्नाथपुरी के इस इतने बड़े आयोजन का। पूरे पेज के विज्ञापन तो छापे मीडिया ने, पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये चल रहा है। राहुल गांधी जो आक्रमण कर रहे हैं मीडिया को लेकर, मैं आपको कहना चाहता हूं राजीव जी कि
बीजेपी को हराने में सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की रही, गोदी मीडिया की। वो इतना अतिरेक कर रहा है मीडिया कि जो चीजें दिखाना चाहिए, सरकार के अचीवमेंट्स जो दिखाना चाहिए, आपने देखा ना कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जब सवाल पूछा गया और पूछा उन्होंने, प्रधानमंत्री ने, कि क्या तुमको कोई पैसे तो नहीं देना पड़े, तो वो महिला कहती है कि हाँ देना पड़े 30,000 रुपए। इस तरह की जो चर्चाएं हैं। एक जो आपने जो बात कही, मैंने भी कही थी कि ये पूरे देश में 2024 का की टोन सेट कर रहे हैं। मैं उसमें थोड़ा और संशोधन कर रहा हूं। ये विधानसभा चुनाव की भी टोन सेट कर रहे हैं। अगर एक देश एक चुनाव करके प्रधानमंत्री आज या केंद्र सरकार फैसला लेती है कि एक साथ चुनाव करवाए जाएं या जल्दी चुनाव करवाए जाएं या देर से करवाए जाएं। 2021 में चुनाव हुए थे असम में 126 सीटों के लिए। उसमें 11 सीटें कम हुई थी इनकी, एनडीए की, और 24 सीटें बढ़ी थी ये कांग्रेस के अलायंस की। 50 हो गई थी जी। 26 में चुनाव है वहां असम में। प्रशांत जी ने भी बताया परसेंटेज का फर्क। अगर आप परसेंटेज निकाल के देखें तो 12%, 13% वोट बढ़ा है एनडीए का, ये इनका महाजोत का पिछले चुनाव। ये जो डरे हुए हैं असम के मुख्यमंत्री, इसलिए डरे हुए हैं कि 2026 के चुनाव में या उसके पहले के किसी चुनाव में ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये जो विरोध कर रहे हैं ये बीजेपी के समर्थन के लिए नहीं कर रहे हैं या बीजेपी लोकसभा के लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपनी नौकरी बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ये विधान, आपने देखा ना चंडीगढ़ का, आपको पता ही होगा, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, सब कुछ तय था, सबको पता था कि मेजॉरिटी किसके पास है, बीजेपी के पास नहीं है। आपने कभी सुना है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर बीमार पड़ गया इसलिए चुनाव टाल दिए गए? मेयर के चुनाव, निर्धारित चुनाव टाल दिए गए। क्या इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीमार पड़ जाएगा तो देश में लोकसभा के चुनाव टल जाएंगे? ये जो चल रहा है, ये इसमें संकेत ढूंढना पड़ेंगे कि हम लोगों या विपक्ष को किस तरह की तैयारी रखना पड़ेगी कि सरकार क्या क्या कर सकती है, सरकार के पास क्या क्या ऑप्शंस है सत्ता बचाने के लिए। और इसलिए ये जो यात्रा है ये टोन सेट कर रही है, जनता को तैयार कर रही है इस चीज के लिए कि किन किन खतरों के प्रति जनता को आगाह कर रहे हैं राहुल गांधी, कि क्या क्या खतरे हैं देश के सामने, और इसी तरह की वो बातें कर रहे हैं। आप एक चीज नोट करिए, एनडीए के दूसरे नेता कहाँ हैं? कौन से नेता हैं जो इस समय एनडीए के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं? कैमरे में भी प्रधानमंत्री मोदी अकेले दिखते हैं और चुनाव प्रचार में भी अकेले दिखते हैं। आपने कभी सुना कि कोई एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा चल रही? कोई पूछता है मीडिया का आदमी सवाल कि एनडीए में इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं इंडिया गठबंधन को लेकर कि सीटों के बंटवारे का क्या हुआ? कभी आपने सुना कि एनडीए में अगर इतने सारे दल हैं तो सीटों के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा के बारे में आपने सुना? इंडिया गठबंधन के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर सवाल किए जाते हैं, कभी आपने सुना कि कोई चर्चा है कि एनडीए का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? ये जो चल रहा है ये काफी खतरनाक जो चल रहा है, और हम लोग उसमें देख नहीं पा रहे हैं कि एक जो पर्दे के पीछे इस सरकार को सत्ता में बना प्रयास चल रहा है कि मंदिर के गर्भगृह में तो रामलला की स्थापना हो रही है,
पर प्रधानमंत्री के मन के गर्भगृह में वो किस तरह की योजनाएं बना रहे हैं और वहां किस तरह की प्रतिमाएं वो स्थापित कर रहे हैं, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, उनकी पार्टी को भी नहीं है। आज तो दिक्कत यह है कि उनकी पार्टी के लोग भी आशंकित हैं कि क्या हो क्या रहा है। जी। बीजेपी में पुराने नेताएं जितने हैं, आप देखिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, उनको वो कर क्या रहे हैं, किसी को जानकारी है? क्या वो अयोध्या में दिख रहे हैं? वसुंधरा राजे दिख रही हैं अयोध्या में? या उमा भारती क्या बातें कर रही हैं? ये सिर्फ शंकराचार्यों का मामला नहीं है। ये जो पूरा का पूरा इस समय चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए काफी बड़ा संकेत है। और वो अगर ये 66 दिन आसानी से नहीं गुजरेंगे, आपने कहा कि अभी गुजर जाएंगे, 60 दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं हर एक बीजेपी को, बहुत प्रधानमंत्री को। ये एक एक दिन, एक एक क्षण, ये राहुल गांधी की 5 महीने की पैदल यात्रा 4000 किलोमीटर की, और ये 66 दिनों की 6700 किलोमीटर यात्रा, आप पाएंगे कि बहुत भारी पड़ेगी ये यात्रा। इसका जो असर होगा वही चुनाव पर अंतिम रूप से पड़ने वाला है। और ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि राहुल गांधी की ये यात्रा इतने बारीकी से प्लान की गई है, इसका रूट, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसके जिले, कितनी 50, 52, 53 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इसमें, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। एक एक इतना मेटिकुलसली प्लान किया गया है रूट कि किसको एड्रेस करना है। तो ये इसका जो इम्पैक्ट होगा, अगर इन सीटों का, ये जो 100 सीटें 110 सीटें हैं, इनमें अगर कन्वर्जन हो गया तेलंगाना और कर्नाटक की तरह, तो आप क्या मानते हैं कि क्या होगा? दक्षिण भारत में 150 सीटें हैं राजीव जी। जी। तो क्या जो बची हुई 400 सीटें हैं, उसमें 400 की 400 इनको मिल जाएंगी एनडीए को? ये ईवीएम के जरिए भी नहीं मिलेंगी, ये मैं बता रहा हूं जी। इसलिए ये बहुत क्रूशियल टाइम से हम लोग गुजर रहे हैं, और हम लोगों को खासकर ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो नैरेटिव एनडीए सेट कर रहा है या मोदी सेट कर रहा है, उसमें हम लोग बह नहीं जाए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं गर्ग साहब। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।